हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 इंडियन जुडिशरी, ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक से। अभी तक हमने दो ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनके बारे में खूब डिटेल में पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, थर्ड ऑर्गन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, इसे कहते हैं जुडिशरी, जो कि अपने आप में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि इसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। जो डिसीजन लेना चाहे वो अपने बेसिस पे खुद ले सकते हैं। दूसरा है स्टेचरी। स्टेचरी का मतलब हुआ कि जो पूरी तरीके से संवैधानिक है, यानी कि जो डिसाइडेड बाय लॉ है वो करेगा। और तीसरा इम्पार्शियल ऑर्गन है गवर्नमेंट का, यानी कि कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, वो एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम थ्रू आउट इंडिया जो है उसने प्रोवाइड किया है। यानी पूरे भारत में हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और एक जैसे परफॉर्म करेगा। इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो एक पिरामिड की फॉर्म में उसकी हायरार्की है, ऑर्डर है। हमने जो है एक यूनिफॉर्म जुडिशरी को एस्टैब्लिश किया और उसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे रखा गया सुप्रीम कोर्ट। ये रहा हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम एपेक्स कोर्ट कहते हैं। मिडिल लेवल पे आता है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स जो हैं ये आ गए आपके में चीफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये हाई कोर्ट में आते हैं। और इनके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और तालुका कोर्ट्स, जो कि एक तरह से तालुका लेवल जो है हमारा, उस पर आ गए लोकल और स्पेशल कोर्ट्स। फिर इन सब के अलावा आते हैं ट्रायल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जिनको कि एस्टैब्लिश किया गया है कई सारे और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो एक तरीके से पिरामिडिकल फॉर्म में हमारे जुडिशरी सिस्टम को फॉर्म किया गया है। अब सवाल आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशरी की। एक बहुत ही न्यूट्रल और इम्पार्शियल जुडिशरी जरूरी है फेडरल सिस्टम में, जहां पर प्रोटेक्शन किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके जो अधिकार हैं इंडियन सिटीजन्स के। और अगर बाई चांस कोई भी एक मतभेद होता है सेंटर या स्टेट के बीच में, या एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में वर्कलोड के डिवीजन को लेकर, तो उसको जो है सॉल्व किया जा सके। जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये जो है संवैधानिक रूप से व्याख्या करता है कोई भी जो प्रावधान है किसी भी लॉ का। तो इसके लिए सुपरमेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्ट करती है, या हमेशा एग्जिस्ट करती रहे, बनी रहे। अब लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं उनको वायलेट ना करें, उनको तोड़े नहीं। तो हमें कंट्री के अंदर एक ऐसे इंडिपेंडेंट, फर्म, इम्पार्शियल और फियरलेस जुडिशरी की जरूरत है, जो कि हमारी एक तरह से डेमोक्रेसी का आधार है। ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो ये देखना होता है कि जुडिशरी प्रोसेस के अंदर कोई भी खामियां ना हो, कोई डिले ना हो, देरी ना हो, और सिटीजन्स जो है उनको क्विक, चीप और बराबर के तौर पे जो न्याय है वो मिले। जहां एक तरफ हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बहुत अलर्ट होता है, तब भी जुडिशरी जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। पर बहुत सारे समय ऐसा भी हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस के कारण, या इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो एग्जीक्यूटिव की है उनके कारण, या जो लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर है हमारा, उसकी एक अथॉरिटेटिवनेस है, मतलब अपनी जो एक पावर है, उसके कारण जो हमारा इम्पार्शियल, कॉग्निजेंट, इंडिपेंडेंट और फियरलेस जुडिशरी है उसने भी कई बार जुडिशियल इनएक्टिवनेस दिखाई है। कॉग्निजेंट का मतलब है कि जो जानते हुए भी उसने कहीं ना कहीं जुडिशियल इनएक्टिवनेस दिखाई है। अब आता है सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है
ये आता है टॉप पर, एपेक्स मींस टॉप पर जो है इंडियन जुडिशरी। जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अनुसार ये टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन मानी गई है, यानी न्यायपूर्ण संस्था। ये दिल्ली में सिचुएटेड है। सारे जितने भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इंडिया के, वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही काम करते हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी एडिशनल 28 जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको डिसाइड करता है पार्लियामेंट। पर अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि वर्कलोड सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए, जैसा कि प्रावधान दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो उनकी सीनियरिटी के बेसिस पर अपॉइंट किए जाते हैं। सिवाय चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, बाकी सारे जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस की सलाह पर अपॉइंट किए जाते हैं, साथ ही साथ जो और सीनियर जजेस हैं उनकी सलाह पर। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के। सबसे पहले नागरिक होना चाहिए इंडिया का, 5 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए जज के तौर पर किसी भी हाई कोर्ट में इंडिया की, या उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का एक एडवोकेट के तौर पर हाई कोर्ट में किसी भी इंडिया के अंदर। या एक और ऑप्शन है कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड जज या फेमस ज्यूरिस्ट रहा हो, जैसा कि प्रेसिडेंट की नजर में या उनकी राय में वो बिल्कुल ही अलग जज या फेमस ज्यूरिस्ट होने चाहिए। और इसके अलावा उनकी जो एज है वो 65 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो रिक्रूटमेंट या रिटायरमेंट एज जो 65 ईयर्स है, जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसकी मेन जो एज रखी गई है रिटायरमेंट की वो 65 ईयर्स है। तो अगर 65 ईयर्स एज ज्यादा होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अपॉइंट नहीं किए जा सकते। फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है उसमें रिटायरमेंट एज जो है 65 ईयर्स है किसी भी जज की। सुप्रीम एज के जो रिटायरमेंट की एज है उसमें चेंज करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है, और वो भी एक कोई लॉ को फ्रेम करके ही वो जज को रिटायरमेंट की एज जो है उनकी बढ़ा सकती है। ये जो जजेस हैं ये कभी भी लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी इंडियन कोर्ट्स में, पर हाँ अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कमिटीज में, जिसमें उनको अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए कोई अनकॉमन सिचुएशन या इवेंट होते हैं उसके अंदर। अगर बाई चांस वो अपनी ड्यूटीज को करने में नाकामयाब है, नहीं हो पा रही है उनसे रिटायरमेंट से पहले, तब ऐसी सर्कमस्टेंसेस में वो अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से, और उसके लिए उनको जो है एक रिटन रेजिग्नेशन देना होगा प्रेसिडेंट को। पर जो जजेस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं उनके पोस्ट से, पावर से, अगर बाय चांस वो गिल्टी पाए जाते हैं कि वो इनकेपेबल हैं, वो सही आचरण नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इनएफिशिएंट। ये जो रिमूवल होता है ये होता है जैसे प्रावधान दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग, और इसको कैरी आउट किया जाता है इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा पार्लियामेंट में। अब उसका जो प्रोसीजर है वो ये बताया गया है कि हर हाउस में पार्लियामेंट के, या उस जो हर हाउस है पार्लियामेंट का, उसको एक मेमोरेंडम सबमिट करना होता है जिसमें उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो, और ये जो मेमोरेंडम है ये सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट को। तो इसमें जो मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का, और एटलीस्ट 2/3 नंबर जो है मेंबर्स प्रेजेंट हो उस रिस्पेक्टिव सेशन में। प्रेजेंटेशन के आधार पर और ऑर्डर जो प्रेसिडेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग जज जो है उनको उनकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। जो पार्लियामेंट होती है अब वो जो है मॉनिटर करती है इस मेमोरेंडम के प्रेजेंटेशन को, जो कि जज के मिसबिहेवियर से संबंधित होता है, और फिर साथ ही साथ जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको भी जो है वो कंडक्टिंग उसकी किस तरह से हो रही है, किस तरह से उसकी जांच चल रही है, उसको पूरी तरह से वो मॉनिटर करती है। इसके अलावा जो प्रूफ है वो भी किस तरीके से हो रहा है
उस चीज के लिए ये पूरी तरह से पार्लियामेंट मॉनिटर करती है। जो संबंधित जज होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात को जो है सेल्फ डिफेंस में पार्लियामेंट के अंदर रखें। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो ओथ ऑफ सीक्रेसी और लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ये उसको दिलवाते हैं जो जज अपॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अपनी जो पोस्ट है उसका चार्ज लेने से पहले जजेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो ओरल में यानी बोल के एक बार ओथ ले और साथ ही साथ जो प्लेज ली है उसे साइन करें। फिर आता है पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये करते हैं अगले वीडियो में। पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है, पूरी दुनिया में जो भी कंट्री हो उसके मुकाबले सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं, सबसे बड़ा ज्यूरिसडिक्शन है। इस ज्यूरिसडिक्शन को डिवाइड किया गया है तीन उसमें, एक है ओरिजिनल, दूसरा है एपिलेट और तीसरा है एडवाइजरी। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसे कहते हैं। जब कोर्ट के पास डायरेक्टली ये पावर हो कि वो जजमेंट दे सकता है केस को सुनने के बाद, तो ऐसी पावर को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकता है किसी भी केस से संबंधित जो किसी और कोर्ट के पास नहीं होती। इनकी ज्यूरिसडिक्शन में जो पार्टीज हैं इन्वॉल्व उसके अंदर, जिनकी कॉन्फ्लिक्ट को जो है सॉल्व कर रहा है, वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है। अब कैसी कैसी पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं वो उसमें किस तरीके का ये जजमेंट देते हैं, उसमें ये बताया है इनके पास पावर है कि ये डिस्प्यूट सेटल कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फाइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज्यादा स्टेट के बीच एक तरफ और एक या एक से ज्यादा स्टेट्स दूसरी तरफ, तो ऐसे में ये इसको रिजॉल्व कर सकता है। कंप्लीट पावर है जजमेंट देने की, कोई भी फाइट या क्वारल्स हो स्टेट या स्टेट्स के बीच में। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो जजमेंट दे सकता है किसी भी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसके कंसर्न, कोई भी जो है राइट है उसके पास कि वो जजमेंट दे सकता है। और पांचवा है कि इनके पास पावर है प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स की है। साथ ही साथ ये हेबियस कॉर्पस मैंडेमस जो है उसको इशू कर सकते हैं या जो ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन है उसको इशू कर सकते हैं। अब इनके ज्यूरिसडिक्शन में क्या नहीं आता है कि जो भी डिस्प्यूट्स रिलेटेड हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से संबंधित, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन, नदियों का पानी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सेटल कर सकता, चाहे वो स्टेट स्टेट के बीच में हो, स्टेट्स और स्टेट के बीच में हो, एक स्टेट और कई सारे स्टेट्स के या कई सारे स्टेट्स के बीच में हो, तो उसको ये सेटल नहीं कर सकता। एक सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल होता है वो इसका जजमेंट देता है। तो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो फाइनल होता है, इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते और इसको सबको इसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। दूसरा आता है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या है, एपिलेट मतलब अपील करने वाला। तो तीन तरह की अपील्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर करी जा सकती हैं। एक है उन केसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से संबंधित हो, सिविल केसेस के अगेंस्ट या फिर क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट। कोई भी पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जजमेंट के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ या रिट के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने दी है किसी केस पर। कब कर सकता है, अगर हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करे अपने जजमेंट के साथ कि ये जो केस है इसमें ऐसे मैटर्स इन्वॉल्व हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं, कि फॉल्स तरीके से व्याख्या की गई है या उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ संबंधित है, तो पिटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी याचिका दायर कर सकता है। अगर ऐसा सर्टिफिकेशन हाई कोर्ट नहीं देता है तो पिटिशनर फिर भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसका वाकई में वायलेशन हुआ है, तब वो पिटिशनर की अपील को एक्सेप्ट करता है। पर अगर कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो में जो सिर्फ पिटिशनर है यानी जो कि एक पार्टी है वर्किंग मेक्स हाई कोर्ट के, वो अप्रोच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को
रीजन क्या होना चाहिए कि फॉल्स जजमेंट इश्यू किया गया है हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट के द्वारा। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केस में अपील कर। नेक्स्ट आता है सिविल केसेस में। अगर हाई कोर्ट जो है सर्टिफाई करे कि ये जो केस इन्वॉल्व है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लॉ के इंटरप्रिटेशन से संबंधित है, तो और केस जो है वो जनरल इंपॉर्टेंस का है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे क्या अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो जजमेंट है किसी भी सिविल केस का, अगर उसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा या 1 लाख रुपए तक इन्वॉल्व है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा आता है क्रिमिनल केस। अगर कोई भी लोअर कोर्ट ने क्रिमिनल को बरी कर दिया है कैपिटल पनिशमेंट से और उस केस में हाई कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दिया है क्रिमिनल को, तो ऐसे हालात में अपील सुप्रीम कोर्ट में करी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है केस को जो कि आइदर चल रहे होते हैं कोर्ट्स में, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बढ़ा सकते हैं एक एक्ट को बना के। ये होता है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। थर्ड आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर मैटर या जो क्वेश्चन है में कहीं ना कहीं एक सवाल है, एक इंपॉर्टेंस है पब्लिक वेलफेयर से संबंधित, तब प्रेसिडेंट जो है काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट की उसको लेकर तरीके से का संज्ञान ले सकता है। कैसे? मैटर जो है या क्वेश्चन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट भेजे उसके कंसिडरेशन के लिए। इस प्रोविजन के अंडर प्रेसिडेंट जो है एडवाइजरी फंक्शन क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर में या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का वेलफेयर जो है उसको ध्यान में रखना है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की उसको मैटर या जो भी क्वेश्चन है भेजकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि वो उसको कंसिडर कर सके। ऐसे प्रोविजन में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं उन क्वेश्चंस में जो लॉ से संबंधित है, रियलिटी से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से संबंधित है या फिर किसी बिल की वैधता से संबंधित। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि ध्यान दिया जाए, कंसीडर किया जाए, अपनी राय दी जाए उस पर्टिकुलर मैटर पे जो कि उन्होंने भेजा है, तो वो दोबारा उसको प्रेसिडेंट को वापस भेज सकते हैं। और मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए वो एडवाइस को फॉलो करे या जो भी सलाह है उसको फॉलो करे जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। चौथा दिया है अदर पावर्स। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने खुद के जजमेंट या डिसीजन को रिव्यू कर ले। वो पनिश कर सकते हैं अगर कोर्ट की अवमानना होती है। इनके पास पावर है कोई भी स्टेप्स को, लॉज को कैंसिल करने की जो कि एग्जीक्यूटिव ने ली हुई है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। ये राइट प्रेसिडेंट को जो है दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो प्रोविजन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके तहत ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गार्जियन है और सेवियर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स का। फाइनली आते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स पे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ये एक एविडेंशियल वैल्यू है इसकी, मतलब सबूत होते हैं जिसमें, और जब कोई भी रिकॉर्ड्स जो हैं कोर्ट में या कोर्ट से प्रेजेंट किए जाते हैं तो कोई भी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता। जो जजमेंट्स हैं, डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं और सबको जो है उसको फॉलो करना होगा। इनको रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जब वो कोई जजमेंट या डिसीजन देते हैं। कोई भी कोर्ट अगर इसको अवमानना करता है, डिसअप्रूव करता है, तो उसको फिर पनिश किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट, ये करेंगे अगले वीडियो में।